एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज सुबह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से भारत पर आरोप लगाया था कि भारत के द्वारा कुछ फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ और वो पाकिस्तान के मियां चन्नू में सिविलियन घरों पे जाकर गिरा था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, पर अब भारत का ऑफिशियल बयान भी निकलकर सामने आ गया है। भारत के द्वारा ये कहा गया है कि मेंटेनेंस प्रक्रिया के दौरान एक्सीडेंटली ये मिसाइल फायर कर रही थी और भारत ने ये कहा है कि ये पता चला है कि ये पाकिस्तान में लैंड हुई है और ये भी पता चला है कि इससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत ने ये भी कहा है कि इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अच्छे से की जाएगी, हाई लेवल पर की जाएगी। ये तो दोनों पक्षों की बात हो गई। यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं और ये मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे मन की बात है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप में से किसी को पता हो और कुछ कारण पता चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहली बात, हम लोग पाकिस्तान के DGISPR के बयान की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो मिसाइल थी या फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल थी जो कि 3 मैक से ज्यादा की रफ्तार में जा रही थी, वो किसी भी वॉरहेड से लैस नहीं थी, वो अनआर्म्ड थी। भारत के द्वारा ये कहा गया कि उन मिसाइलों का मेंटेनेंस किया जा रहा था जो हमारे पास हैं। तो क्या ये जो मिसाइलें हैं वो बिना वॉरहेड के हमारे पास थी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर पाकिस्तान की बात झूठी नजर आती है। पाकिस्तान ने झूठ क्यों बोला होगा? झूठ इसलिए बोला होगा कि पाकिस्तान ने इसको इंटरसेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, तो इस पर कहीं उनकी गवर्नमेंट पे आरोप ना लग जाए, उनके आर्मी पे लोग हंसने ना लगे, उनके खुद के लोग हंसने ना लगे। हो सकता है इस कारण उनकी तरह झूठ बोला गया। भारत के द्वारा जो एक्सीडेंटली फायर कहा गया उसमें 104 किलोमीटर ये एक दिशा में जाती है, उसके बाद दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है और 124 किलोमीटर तक वहां तक जाती है और तब जाके किसी टारगेट पर गिरती है। तो क्या एक्सीडेंटली फायर्ड मिसाइल इस प्रकार का बिहेव कर सकती है कि कुछ दूर वो जाए और उसके बाद किसी दूसरी तरफ मुड़ जाए? हाँ, दूसरी तरफ मुड़ सकती है, पर यह केवल क्रैश लैंडिंग के लिए किया जाता है, इतनी बड़ी उड़ान के लिए नहीं किया जाता है। और क्रैश लैंडिंग ऐसी जगह की जाती है जहां पर जनसंख्या नहीं होती है। अगर इसको क्रैश लैंडिंग करनी थी तो रेगिस्तान में हम लोग कर सकते थे, पर ये मुड़ी पाकिस्तान की तरफ। तो इससे क्लियर होता है कि इसकी जो मोड़ कर क्रैश लैंडिंग करनी थी वो तो नहीं की जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको पाकिस्तान की ओर नहीं मोड़ेंगे। तो इसको जो पाथ हो सकता है पहले से डिफाइन किया गया हो, पर अगर ये पाथ पहले से डिफाइन किया गया था तो एक्सीडेंटल लॉन्च नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं ये घटना कब की थी। ये 9 तारीख की घटना थी। 9 तारीख की घटना, और भारत कभी भी कोई भी कृत्य करता है तो जब घटना होती है उसके तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजें बता दी जाती है। 9 तारीख की ये पूरी घटना थी। अखबारों में निकल कर आया कि ट्रेनर जेट डाउन हुआ है, क्रैश हुआ है। फिर एक दिन बाद जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत की तरफ से कोई प्रोजेक्टाइल आया था, तब जाके भारत उसके अगले दिन ये कह रहा है कि हाँ, हमारी तरफ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया था। तो यहां पर क्या पाकिस्तान फेस सेविंग वाली बात कर रहा है? भारत ने कोई मिसाइल लॉन्च करी और लॉन्च करके ये इंतजार किया कि क्या प्रतिक्रिया आती है और किस प्रकार से इसको पाकिस्तान के द्वारा डील किया जाता है। जब पाकिस्तान को खुद नहीं पता चला कि ये मिसाइल कब आई, वो ये कह रहे हैं कि इसका पाथ ये रहा, पर अगर इस पाथ को वो पहले से ट्रैक कर रहे थे तो पहले दिन ट्रेनर जेट के एक्सीडेंट होने की खबर क्यों आई? एक दिन बाद पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें क्यों कह रहा था? और उसके एक दिन बाद भारत का बयान निकल कर आया। यहां पर पाकिस्तान के रडार्स और उनके एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल जाती है। 2 उनके एयरफोर्स बेस जो कि बिल्कुल नजदीक थे, एक एयरफोर्स बेस उनका रफीकी है जो कि 35 किलोमीटर, जहां पर ये क्रैश साइट कहा जा रहा है कि जहां पर एक क्रैश साइट थी या मिसाइल का जहां पर टारगेट था, अटैक जहां पर हुआ, वो साइट 35 किलोमीटर की केवल दूरी पर थी। और किसी एयरफोर्स बेस से इतनी पास में कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट जाए और उसको ट्रैक ना किया जा सके, और ट्रैक कर भी लिया गया तो उसकी सही जानकारी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा उनका दूसरा जो एयरफोर्स बेस था जो कि बहुत पास था, 45 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मतलब 2 एयरफोर्स बेस के बीच में जाकर ये चीज गिरी है। फिर से अगर हम लोग भारतीय अथॉरिटी की बात माने तो एक्सीडेंटली फायर्ड ये मिसाइल थी। ये एक्सीडेंटली फायर्ड अगर मिसाइल अगर बाई चांस पाकिस्तान की तरफ मुड़ी है और ये नहीं मुड़ी होती, भारत में रहती, तो ये भारत में कहीं नुकसान पहुंचाती और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी भारतीय रियायती इलाके में। तो क्या पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाते हुए हम लोग इस बात को मजाक में ले रहे हैं? क्या हमें इतना बात को मजाक में लेना चाहिए? क्या ये सीरियस गलती नहीं हुई है? तो ये पाकिस्तानी लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट था, जबकि DGISPR के द्वारा ये कहा गया कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी।
पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि एयर लॉन्च वेरिएंट होने की वजह से इसका जो ट्रायल है वो फेल हो गया और तब जाके ये पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है। मैं तो कहता हूं कि ये ट्रायल सफल रहा है। हम ये ट्राई करना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान कितना सजग है। अगर उसमें वॉरहेड लगा होता तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर हो सकता था। वॉरहेड नहीं लगा तो ये गलती है, ये मेरा परसेप्शन है। और इससे पता चल गया कि पाकिस्तान में कितनी कैपेबिलिटी हुई है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी भी हम ये कहेंगे कि भारत के द्वारा जो ऑफिशियल बयान दिया गया है वही हम सभी भारतीयों का एक ऑफिशियल बयान होना चाहिए। कयास हंसी मजाक अलग जगह होते हैं। भारत के द्वारा जो गलती से फायर्ड प्रोजेक्टाइल था उस पर शाह महमूद कुरैशी का भी कुछ कहना है और नया नया बयान एक रैली में उनका निकलकर सामने आया है। आप सुनिए इसको। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं और पंजाब में मियां चन्नू में आके गिरता है। आज मैं सिर्फ तीर वालों की इजाजत से नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अभी नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई तो मैं और तलब हो गई। सुन लो, बैन अवी दुनिया से अपील है। अब बात कर लेते हैं टर्की के द्वारा एक हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर बनाया जाता है जिसका नाम T-129 है और ये अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जा रहा था। कुछ 2018 में ही इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। यूएस ने टर्की पे सैंक्शंस लगा दिया कि वो इसके इंजन नहीं बना सकता है। जो इसके इंजन बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें उसके कंसोर्टियम में एक कंपनी हनीवेल है जो कि यूएस की कंपनी है। उसने कहा कि हम कंपोनेंट सप्लाई नहीं करेंगे, हम बैन लगाते हैं, इस पर सैंक्शंस लगाते हैं कि पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर ना दिए जा सके। पाकिस्तान को मिल तो नहीं पाए पर फिलीपींस की एयरफोर्स को अब वो मिल गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर 9 मार्च को उनको डिलीवर कर दिए गए। 6 हेलीकॉप्टर वो खरीद रहे हैं। कुछ लगभग $250 मिलियन से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में जल्द ही उनको सारे हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब उनको ये हेलीकॉप्टर कैसे डिलीवर हो गए? जो ये सैंक्शंस थे, जो ये रोक लगी हुई थी यूएस के द्वारा, हनीवेल कंपनी के द्वारा, वो रोक हटा दी गई। वो किस लिए? क्योंकि साउथ चाइना सी में फिलीपींस यूएस का एक अच्छा एलाय है। यूएस चाहता था कि उसके पास इस प्रकार के हेलीकॉप्टर पहुंचे और वो अब पहुंचने लगे हैं। अब साफ साफ पता चलता है कि टर्की भी अमेरिका का ही गुलाम है और आयन ब्रदर जैसी कोई चीज होती नहीं है। टर्की चाहते हुए भी पाकिस्तान को वो हेलीकॉप्टर्स नहीं दे पाएगा अगर यूएस को नहीं देना चाहता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।